वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल कृति लर्निंग ब्लॉग। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को हिंदी ग्रामर का एक चैप्टर संज्ञा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ग्रामर के लिए, उसे मैं पूरे डिटेल में एग्जांपल्स के साथ आज आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ कि संज्ञा किसे कहते हैं, उसके प्रकार कितने हैं, उन प्रकारों के परिभाषा और उदाहरण को भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि किसी जाति, द्रव्य, भाव, व्यक्ति, गुण, स्थान और क्रिया के नाम को भी संज्ञा कहा जाता है। तो इससे आप समझ सकते हैं। तो कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। जैसे पशु, सुंदरता, व्यथा, मोहन, दिल्ली, मारना, ये सारे क्या हो गए? संज्ञा के उदाहरण। जैसे देख लीजिए, पशु क्या है? ये जाति का बोध करा रहा है, यानी पशु में सारे जितने भी जानवर हैं उसके समूह का बोध हो रहा है। सुंदरता, ये क्या है? गुण, एक तरह का गुण का बोध करा रहा है कि ये सुंदर है। व्यथा एक भाव हुआ कि कैसा है, व्यथा हो रहा है। मोहन व्यक्ति को बोध करा रहा है। दिल्ली स्थान का बोध करा रहा है। मारना एक तरह का क्रिया हुआ कि मार रहा है। तो ये सारे क्या हो गए? आपके संज्ञा के उदाहरण हो गए। जितने भी जाति हैं, द्रव्य है, भाव, व्यक्ति, गुण, स्थान, ये सारे क्या हो रहे हैं? संज्ञा कहला रहे हैं। अब देखते हैं संज्ञा के कितने प्रकार हैं। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि कांता प्रसाद गुरु के अनुसार संज्ञा के 3 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा जिसमें समूहवाचक और द्रव्यवाचक आ जाते हैं, और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तो जब भी आपसे पूछा जाए कांता प्रसाद के अनुसार तो 3, और अर्थ के आधार पर 5 भेद है संज्ञा के। कौन कौन से भेद हैं? वही सारे हैं, लेकिन अर्थ के आधार पर इनको 5 देखा जाता है। पहला क्या है आपका? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है समूहवाचक संज्ञा। चौथा है द्रव्यवाचक, और 5वां है भाववाचक संज्ञा। तो याद रखें, कांता प्रसाद जी के अनुसार 3 भेद और अर्थ के आधार पर 5 भेद है। अब चलिए आगे देखते हैं इनके प्रकारों के परिभाषा। तो पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। जिन शब्दों से किसी विशेष, ध्यान रखिएगा, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे उदाहरण देख लीजिए, रवीना, सोनिया गांधी, गीता, कुरान, जयपुर, हिंद महासागर, ये सारे क्या हो गए? विशेष नाम प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये क्या सारे हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे आप समझ लीजिए, और भी सारे ध्यान रखिएगा, किसी व्यक्ति का नाम जैसे राम, सीता, गीता, ये सारे क्या हो गए? विशेष व्यक्ति के बारे में हमें पता चल रहा है कि राम यानी उसका नाम क्या है? राम है, वो हमें पता चल जा रहा है। सीता यानी उसका नाम सीता है, ये हमें पता चल जा रहा है। वस्तु, वस्तु में क्या है कि वस्तु से हमें पता चल रहा है सारे वस्तु। कौन सा वस्तु है विशेष, हमें विशेष रूप से पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन जैसे ही हम कहेंगे कलम, तो हम जान पाएंगे कि कलम के बारे में बात हो रही है। जैसे हम कहेंगे टेबल या कुर्सी, तो हमें पता चलेगा कि हम कुर्सी या टेबल के बारे में बात कर रहे हैं। किसी स्थान का नाम, अब स्थान से तो बहुत स्थान हो सकते हैं। दिल्ली, मुंबई, आगरा, जैनामोड़, कोई भी स्थान हो सकता है। लेकिन अगर हम विशेष रूप से कहें दिल्ली या मुंबई, मुंबई स्थान, दिल्ली स्थान, तो इससे हमें पता चल जा रहा है किसी स्थान के बारे में बात हो रहा है, यानी विशेष स्थान के बारे में बात हो रहा है। तो वो क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक। किसी दिशा का नाम ले लीजिए। दिशा में भी बहुत सारे दिशाएं आ सकते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, कोई भी दिशा। लेकिन जैसे हम बोलेंगे उत्तर दिशा, तो हमें विशेष रूप से पता चल रहा है वो दिशा कौन सा दिशा है? उत्तर दिशा है। तो ये भी व्यक्तिवाचक हो जाएगा। किसी देश का नाम, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कोई भी नाम ले लीजिए, लेकिन नाम जब हम लेते हैं तो वो क्या हो जाता है? विशेष हो जाता है। हमें पता चलता है कि वो कौन सा जगह का नाम लिया जा रहा है या कौन सा देश का नाम लिया जा रहा है, तो वो हो जाता है व्यक्तिवाचक। किसी राष्ट्र, जाति का नाम ले लीजिए, समुद्रों का नाम, नदियों का नाम, पर्वतों का नाम, नगरों का नाम, सड़कों का नाम, पुस्तकों का, ऐतिहासिक युद्ध और घटनाओं का नाम, दिन का नाम, महीनों का नाम, त्योहारों का नाम। अब जैसे दिन में तो बहुत दिन होते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं सोमवार, मंगलवार, तो हमें पता चल रहा है कौन से दिन के बारे में बात हो रही है। तो वो शब्द क्या हो जाएंगे? सोमवार यानी मंगलवार, ये सारे शब्द क्या कहलाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। उनसे हमें विशेष दिन का पता चल रहा है, तो वो क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। महीना तो 12 महीना होते हैं एक साल में। तो अगर हम लोग बोलते हैं जनवरी की बात करते हैं, फरवरी की बात करते हैं, तो हमें विशेष महीनों का नाम पता चल रहा है, तो वो सारे क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक। त्योहार तो बहुत तरीके के होते हैं। हिंदू में तो त्योहार भरे ही हुए हैं, आप लोगों को मालूम होगा। लेकिन जब भी हम लोग कहते हैं किसी विशेष त्योहार का नाम लेते हैं, होली, दिवाली, ईद, या जो भी आप त्योहार का नाम ले, जब त्योहारों का नाम हम स्पेशली विशेष करके लेते हैं तो वो सारे क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी जिन भी शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम का बोध हो, वो क्या हो जाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलते हैं अगले प्रकार की ओर। तो अगला प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है? जिस शब्द से
एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। यानी सभी प्राणियों, किसी एक जाति का हम बात करेंगे लेकिन उसके अंदर जितने तरह के उसके जाति के प्राणी होते हैं वो सारे आ जाएंगे, या फिर वस्तु का बोध हो जाएगा, उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक। उदाहरण ले लीजिए, बच्चा, जानवर, नदी, पहाड़, बाजार, खिड़की, स्कूटर, ये सारे क्या हो जा रहे हैं? जातिवाचक। कैसे? देखिए, जैसे बच्चा क्या है, बच्चे में तो बहुत सारे बच्चे आ जा रहे हैं, हमें पता नहीं चल पा रहा है कि किसका बच्चा है, राम का बच्चा है, सीता का बच्चा है, या कौन सा बच्चा है, बच्चे का नाम क्या है, हमें कुछ नहीं पता चल पा रहा है, लेकिन एक जाति का बोध हो रहा है कि बच्चा, यानी उसके अंदर सारे बच्चे आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? जातिवाचक। जानवर, जानवर में तो बहुत सारे जानवर आ सकते हैं। हम अगर बोलेंगे कि वहां एक जानवर खड़ा था, तो क्या आप जान पाइएगा वहां कौन सा जानवर खड़ा था? लेकिन जब अगर हम लोग कहते हैं वहां कुत्ता खड़ा था, बिल्ली खड़ा था, तो वो व्यक्तिवाचक कहला जाता है। लेकिन यहाँ पे हम बोल रहे हैं जानवर खड़ा था, तो आप जान ही नहीं पाएंगे कि कौन सा जानवर खड़ा था। वहां सारे उसमें कोई भी जानवर हो सकता है, एक जाति का बोध करा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? जातिवाचक। नदी, नदी के बहुत सारे, गंगा, यमुना, सरस्वती, बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन जब तक हम नाम नहीं लेते हैं, अगर सिर्फ नदी से बोध करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? जातिवाचक। पहाड़, बहुत सारे पहाड़ है, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, केटू, बहुत सारे पहाड़ है, लेकिन जब तक हम नाम नहीं लेंगे, सिर्फ पहाड़ कहेंगे, तो वो क्या कहलाएगा? जातिवाचक। और जैसे यहाँ एग्जाम्पल ले लीजिए, लड़का, पशु, पक्षियों, वस्तु, नदी, मनुष्य, ये सारे क्या हो जा रहे हैं? जातिवाचक, क्योंकि किसी स्पेशल विशेष नाम का बोध ही नहीं हो पा रहा है, एक जाति का बोध हो रहा है, एक समूह का बोध हो रहा है, तो उसको क्या कह जाएंगे हम लोग? जातिवाचक संज्ञा। जैसे लड़का, लड़का से राजेश, रमेश, कुछ भी हो सकता है, सूरज, कुछ भी हो सकता है, सभी लड़का का बोध हो रहा है, इसलिए वो क्या हो जाएगा? जातिवाचक। पशु, पशु में बहुत सारे पशु हो सकते हैं, गाय, घोड़ा, बिल्ली, बकरी, सभी जाति का बोध हो जा रहा है। वस्तु, वस्तु से मकान, कुर्सी, कलम, कुछ भी हो सकता है, वस्तु एक जाति का बोध करा रहा है, तो वो हो गया जातिवाचक। नदी से भी बहुत सारे, तो ये सारे क्या हो जाते हैं? जातिवाचक। जब भी किसी समूह का बोध हो, किसी जाति, एक वर्ड से यानी एक शब्द से पूरे समूह का बोध हो जाए, उसके अंदर के सारे प्राणियों या वस्तुओं का बोध हो जाए, उसे क्या कहते हैं हम लोग? जातिवाचक संज्ञा। अगला है हमारा भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा सबसे ही आप समझ पा रहे होंगे, भाव यानी हमारा एक तरह से फीलिंग बोल सकते हैं, भाव कैसे महसूस होना, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा की परिभाषा क्या हो जाती है कि जिस शब्द से भाव, गुण, अवस्था तथा क्रिया के व्यापार का बोध हो रहा हो, उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, उदाहरण देख लीजिए, थकान, मिठास, गरीबी, बुढ़ापा, हंसी, गम, ये सारे क्या हो जा रहे हैं? भाव बता रहे हैं, भाव का बोध करा रहे हैं। थकान हमें कैसे महसूस हो रहा है? थकान महसूस हो रही है, ये क्या हो गया? भाव प्रकट हो रहा है यहाँ से। मिठास कैसा है? वो मिठास हो रहा है, मिठास है उसमें, तो क्या हो जा रहा है? ये भाव का प्रकट कर रहा है। गरीबी कैसा है? उसकी अवस्था कैसी है? गरीबी की अवस्था है, तो ये क्या हो जाएगी? भाववाचक। बुढ़ापा, उसका अवस्था कैसा है? वो बुढ़ापा की अवस्था में आ चुका है, यानी वो भाववाचक कहलाएगा। हंसी, वो हंस रहा है, ये भाव प्रकट कर रहा है कि वो हंस रहा है या रो रहा है, ये सारे क्या हो गए? भाव के अंदर आ जाते हैं, तो ये सारे हो जाते हैं भाववाचक संज्ञा। उस प्रकार जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव या अवस्था का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। ध्यान रखिएगा, हर पदार्थ का एक गुण होता है, किसी भी पदार्थ का एक गुण होता है। जैसे पानी का मान लीजिए, पानी में हमेशा क्या होती है? शीतलता होती है। आग में क्या होती है? गर्मी होती है। ये सारे क्या है? शब्दों के प्राणियों या पदार्थों के गुण है, ठीक है। हर पदार्थ का गुण होता है, तो पानी का क्या गुण है? शीतलता है, उसमें शीतल है यानी ठंडी होती है, हल्का शीतल होती है। आग में क्या होती है? गर्मी होती ही होती है। तो ये सारी चीज क्या हो जाते हैं? सबके एक गुण होते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण का, भाव का, स्वभाव का या अवस्था का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। एक दो और एग्जांपल मैं बताती हूँ। जैसे उत्साह हो गया, उत्साह यानी खुशी होता है, ठीक है, आप लोग को मालूम है। तो ये क्या? मन का भाव हो गया, तो यहाँ हमारे मन का भाव हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। ईमानदारी, ईमानदारी एक तरह का गुण हो गया, इंसान का गुण हो गया, या प्राणी, ईमानदारी तो इंसानों में होती है, तो इंसानों का या फिर जानवरों में भी कह सकते हैं, यानी प्राणियों का गुण बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। यानी याद रखिएगा कि इस भाववाचक संज्ञाओं का अनुभव हमारे इंद्रियों का होता है, और प्रायः इसका बहुवचन नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा कि हमें ज्यादातर क्या होता है कि भाववाचक जितनी भी संज्ञाएं हैं उनके बहुवचन आपको नहीं मिल पाएंगे। जैसे ईमानदारी, ईमानदारी का कोई बहुवचन नहीं होता। उत्साह, उसका भी कोई बहुवचन नहीं होता। मिठास, इसका भी कोई बहुवचन नहीं होता। थकान, गरीबी, इन सब शब्दों का, भाववाचक शब्दों का ज्यादातर, भाववाचक संज्ञा शब्दों का ज्यादातर क्या है? बहुवचन नहीं होता है। तो ये थे भाववाचक संज्ञा, ठीक है। यानी जिन शब्दों से प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव या अवस्था का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। अगला है
समूहवाचक संज्ञा, समूह से ही पता चल रहा है हमें, समूह यानी एक झुंड का बात किया जा रहा है। तो चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। जिस संज्ञा शब्द से वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध हो उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। व्यक्तियों का समूह, व्यक्तियों के समूह को बहुत नामों से बोल सकते हैं। भीड़, जनता, सभा, कक्षा। भीड़ कब? जब लोगों के एक जगह पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हों, उन्हें हम लोग भीड़ कह के पुकारते हैं कि वहां भीड़ लगी हुई थी। जनता, जब किसी जगह पे बहुत सारे कोई अगर अनाउंसमेंट हो रहा है या कुछ हो रहा है, वहां पे लोग जमा रहते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? जनता देखने आई थी, जनता वहां खड़ी थी। सभा, जब किसी लोगों की बैठक बैठती है बहुत सारे लोगों की, तो उसे हम लोग सभा कहकर पुकारते हैं कि लोगों की सभा बैठी थी। कक्षा, कक्षा में तो बहुत सारे बच्चे होते हैं या विद्यार्थी होते हैं, टीचर्स होते हैं या जो भी होते हैं, तो उन शब्दों वहां पे भी तो इंसानों की समूह रहती है, लेकिन उसको हम लोग क्या कहते हैं? कक्षा नाम से। यानी व्यक्तियों के समूह को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है और उनके लिए अलग अलग शब्द का प्रयोग किया जाता है। वस्तुओं के समूह के लिए भी इसी प्रकार बहुत तरह का नाम बोला है। जैसे गुच्छा, अंगूर के गुच्छे हम लोग कहते हैं, अंगूर का क्या होता है? गुच्छा होता है। फूलों का गुच्छा होता है। कुंज, मंडल, गौध, ये सारे क्या हो जा रहे हैं? वस्तुओं के समूह का बोध करा रहे हैं। तो जिन संज्ञा शब्दों से वस्तुओं का समूह या समुदाय का बोध हो उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। अगला है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से नाप तोल वाली वस्तुओं का बोध हो उसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। यानी जिन भी संज्ञा शब्द से नाप तोल, जिसको हम लोग नाप कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, नाप तोल कर सकते हैं, वो सारे क्या? द्रव्यवाचक संज्ञा का बोध कराते हैं। जैसे देख लिए, दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं जिन शब्दों से किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध हो उसे क्या कहते हैं हम लोग? द्रव्यवाचक संज्ञा। यानी किसी भी धातु का बोध कराए, तांबा, पीतल, लोहा, ये सारे धातु के अंदर आते हैं, तो किसी धातु का शब्द का पता चल रहा हो तो वो भी आ जाएगा द्रव्य में। किसी द्रव्य का बात कर रहा हो, किसी पदार्थ का बात कर रहा हो, ये सारे क्या किस शब्द का बोध कराते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द का बोध कराते हैं। जैसे उदाहरण ले लीजिए, तांबा, पीतल, तेल, घी, चावल, लोहा, ये सारे क्या हो जा रहे हैं? दूध, ये सारे क्या हो जा रहे हैं? हमें इसको हम लोग नाप तौल कर सकते हैं। सिंपल सी भाषा में समझ लीजिए, जिसे हम लोग नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, वो सारी वस्तु को हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जिसको आप नाप तौल सकते हैं वस्तुओं को। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यानी जितने भी हो गए, तांबा, इसको भी हम लोग वजन कर सकते हैं। तेल, इसको भी हम लोग लीटर में वजन कर सकते हैं। घी, चावल, ये सारे वजन कर सकते हैं इन सारे वस्तुओं को। ये सारे द्रव्य हुए, धातु हुए, पदार्थ हुए, तो ये सारे क्या हो जाएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये थे सारे पांचों संज्ञा के प्रकार और उनके परिभाषाओं के साथ साथ उदाहरण। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही संज्ञा के बारे में। अब मैं अगले वीडियो में मैं आप लोगों को संज्ञा के बारे में और कुछ डिटेल में समझाऊंगी। जैसे कि कुछ जातिवाचक संज्ञा होते हैं, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया, ये सारी शब्द होते हैं जिन्हें भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित करके हम लोग कभी कभी यूज़ करते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे संज्ञा शब्द हैं जिसका उलटफेर हो जाता है उसके प्रयोग में। तो इन सब के बारे में हम लोग पूरा डिटेल में जानेंगे अगले वीडियो में, और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व करेंगे संज्ञा से रिलेटेड। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।